जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पे मैट्रिक्स के बारे में। किस तरीके से 8 सीपीसी में पे मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, किस तरीके से 8 सीपीसी में पे मैट्रिक्स के आधार पे आपकी पेंशन को बनाया जाएगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पीछे की कुछ जानकारियां दे देता हूं, यानी पुराने पे कमीशन की। 6 सीपीसी में पे मैट्रिक्स आपको नहीं दी गई थी। छठे वेतन आयोग में पे बैंड सिस्टम था और उसके साथ ग्रेड पे को जोड़ा जाता था। लेकिन 7 सीपीसी में पे बैंड को खत्म कर दिया गया, ग्रेड पे को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह दिया गया पे मैट्रिक्स। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स दी गई आपकी पे को बढ़ाने के लिए, और इसी के आधार पे आपकी पेंशन भी डिसाइड करी गई 7 सीपीसी में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, पे बैंड सिस्टम था छठे वेतन आयोग तक। 7 सीपीसी आते आते पे बैंड को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लेवल दे दिए गए। जी हां दोस्तों, और लेवल कितने दिए? लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक। मिनिमम पे शुरू होती थी 18,000 से। 7 सीपीसी की बात कर रहा हूं। मिनिमम पे 18,000 से शुरू हुई और लास्ट पे गई पे लेवल 18 तक। कितनी? 2,50,000। जी हां दोस्तों, यानी कि एक सीडीएस लेवल का अधिकारी, एक कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी पे है 2,50,000 और इसमें फिटनेस फैक्टर यूज किया है 2.81 तक का। जी हां दोस्तों, 2.82 तक का फिटनेस फैक्टर यूज किया है इस पे मैट्रिक्स में। 2,50,000 मैक्सिमम पे बनाने के लिए लेवल 18 में, और जो मिनिमम पे है 18,000 नीचे लेवल का जो कर्मचारी है लेवल 1 का, तो 18,000 मिनिमम पे बनाने के लिए 2.57 का फिटनेस फैक्टर यूज किया है। यानी इस 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक इसमें मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर यूज करें। आपको इस टेबल में बहुत सारे फिटनेस फैक्टर देखने को मिलेंगे, लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक, यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक 2.57 इसमें दिया गया फिटनेस फैक्टर। फिर पे लेवल 6, 7, 8, यानी कि नैब सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको दिया गया 2.62। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, उनको दिया गया 2.67। फिर इससे ऊपर के जो अधिकारी लेवल है, यानी कि जिनका लेवल 10 से ऊपर है, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, इसमें भी अलग अलग फिटनेस फैक्टर यूज हुई है। इसमें दिया गया 2.72, 2.82, 2.81, 2.69। इस तरीके से अलग अलग मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर दिए गए इस पे मैट्रिक्स में। अब ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर दिए जाएंगे इसी तरीके की पे मैट्रिक्स बनाने के लिए, और फिर इसी के आधार पे आपकी पेंशन डिसाइड करी जाएगी। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। जो ये 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है, इसमें आपकी बेसिक पे मौजूद है। बेसिक पे जो पे कमीशन टू पे कमीशन रिवाइज करी जाती है हर एक पे कमीशन में, जो भी यहां पे बेसिक पे मौजूद है, जो मल्टी लेवल फिटनेस फैक्टर लगा के बनाई गई है, इसकी आधी पेंशन आपको दी जाती है और वही आप अभी भी ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो आपकी ओआरओपी की पेंशन बनाई गई है, मिनिमम मैक्सिमम पे लेकर एवरेज निकालकर, वो इसी टेबल से ली गई है। इसी टेबल से आपकी पे निकाली गई है, एवरेज निकाली गई है पेंशन ओआरओपी की। ये बात आप याद रखिए। तो दोस्तों इसकी आधी पेंशन आप ले रहे हैं, 50% पेंशन आप ले रहे हैं जो इसमें पे मौजूद है। अब ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी, जिसमें प्रस्ताव रखा है संगठनों ने पे लेवल मर्ज करने के बारे में, कि पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए और उसके आधार पे एक निचले लेवल कर्मचारियों को
निचले लेवल के पेंशनर्स को ज्यादा फायदा दिया जाए 8 सीपीसी में। खैर वो बात अलग है कि वेतन आयोग उस तरीके का काम करेगा या नहीं करेगा, सरकार उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो बात अलग है। लेकिन डिमांड इन्होंने सही करी है कि पे लेवल को आपस में मर्ज कर दिया जाए और उसके आधार पे पे को ज्यादा बढ़ाया जाए। अब दोस्तों आज की मेरी रिपोर्ट है 8 पे कमीशन सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर। सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, नई वेतन संरचना पर होगा फैसला। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर देकर आपकी सैलरी पेंशन तो बढ़ाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पे स्ट्रक्चर भी आपको दिया जाएगा। बेसिक पे भी आपकी बढ़ाई जाएगी जिसके आधार पे आप पेंशन लेंगे। तो दोस्तों वेतन संरचना के बारे में बात करेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, पेंशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग में क्यों महत्वपूर्ण होगा पे मैट्रिक्स। जी हां दोस्तों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पे मैट्रिक्स इन 8th पे कमीशन। 8 सीपीसी में पे मैट्रिक्स का क्या रोल होगा आपकी पे को बढ़ाने के लिए, आपकी पेंशन को बढ़ाने के लिए, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों दो रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक तो पेंशन स्ट्रक्चर की, सैलरी स्ट्रक्चर की, और दूसरी पे मैट्रिक्स की। ये दोनों जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये दोनों जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कितने हैं, सिर्फ 30%, और कितनों ने किया है 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां, A to Z जानकारियां 8 सीपीसी की, पेंशन की आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों पहली रिपोर्ट को समझते हैं। पहली रिपोर्ट है 8th पे कमीशन सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर। सिर्फ फिटमेंट फैक्टर नहीं, नई वेतन संरचना पर होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर, सब पर होगा फैसला। फिटमेंट फैक्टर तो मिलेगा, लेकिन कुछ और भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि पे मैट्रिक्स सिस्टम, पेंशन स्ट्रक्चर सिस्टम, पे स्ट्रक्चर सिस्टम। अब दोस्तों देखिए इस रिपोर्ट में लिखा क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हर एक कोई कर्मचारी पेंशनर जानना चाहता है कि मेरी पेंशन क्या होगी, मेरी पे क्या होगी। भुवनेश्वर और कोलकाता में प्रस्तावित बैठकों में वेतन संशोधन, सैलरी रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जी हां दोस्तों, जो मीटिंग हुई थी 8वें वेतन आयोग के साथ, उसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए, वेतन बैंड के बारे में, पेंशन स्ट्रक्चर के बारे में, सैलरी रिवीजन के बारे में, पे मैट्रिक्स के बारे में, बहुत सी चीजों पर डिस्कशन हुआ। हालांकि अधिकांश कर्मचारियों का ध्यान केवल इस बात पर है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हाइक कितना मिलेगा, बल्कि यह है कि नई वेतन संरचना, सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर कैसे होगी। जी हां दोस्तों, पेंशन तो आपकी बढ़ जाएगी, सैलरी तो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बढ़ेगी, कितना परसेंटेज आपका बढ़ेगा। सवाल है कि पे मैट्रिक्स होगी कैसी, किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर होगा, यह इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है, यही ढांचा आने वाले वर्षों में प्रमोशन, वार्षिक वेतन वृद्धि और करियर ग्रोथ की दिशा तय करेगा। जी हां दोस्तों, जो मेन पे मैट्रिक्स होगी, सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उसी के आधार पे, उसी की पे के अनुसार आप प्रमोशन में फायदा लेंगे। जो इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है, वो उसमें ही लगेगा, सैलरी स्ट्रक्चर में, बेसिक पे में। फिर क्या लिखा है, 7वां वेतन आयोग का सबसे बड़ा बदलाव, पे मैट्रिक्स सिस्टम। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, 7 सीपीसी में ही आपको पे मैट्रिक्स सिस्टम दिया गया था, 6 सीपीसी में नहीं था। छठे वेतन आयोग में पे बैंड था,
और ग्रेड पे था, जो 7 सीपीसी में हटा लिया गया। 7वें वेतन आयोग ने वर्षों से लागू सरकारी वेतन प्रणाली में सबसे बड़े सुधारों की सिफारिश करते हुए वेतनमान, पे बैंड और ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त कर पे मैट्रिक्स लागू किया था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी, वार्षिक इंक्रीमेंट और प्रमोशन के बाद मिलने वाले वेतन की स्पष्ट जानकारी मिलने लगी। जी हां दोस्तों, 6 सीपीसी में कई कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पता ही नहीं था कि मेरा पे बैंड क्या है, मैं किस ग्रेड पे में हूं। कई कर्मचारी पेंशनर्स मेरे से तब भी पूछते थे कि सर मेरा ग्रेड पे कौन सा होगा, मैं किस लेवल में स्टैंड करता हूं, क्या मेरा इंक्रीमेंट इस पे में लगता है। मतलब कई कर्मचारियों को जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से 7 सीपीसी आया तो कर्मचारियों को, पेंशनर्स को यह पता लगने लगा कि मैं किस लेवल में हूं। अब कई हवलदार मुझे बताते हैं कि मेरा पे लेवल 5 है, कई नायब सूबेदार बताते हैं कि मेरा पे लेवल 6 है, कई सिपाही बताते हैं कि मेरा पे लेवल 3 है। यानी जवानों को, पेंशनर्स को और कर्मचारियों को पता लगने लगा कि वो किस लेवल में है। तो ये सब किसने दिया? पे मैट्रिक्स सिस्टम ने, जो 7 सीपीसी में आपको मिला। यही सब जानकारी इसमें दी है। इस बदलाव से कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के बारे में पता लगा, वार्षिक इंक्रीमेंट के बारे में पता लगा, प्रमोशन के बाद मिलने वाले वेतन की स्पष्ट जानकारी उनको मिलने लगी। पहले जहां वेतन निर्धारण काफी जटिल था, वहीं पे मैट्रिक्स ने इसे सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बना दिया। जी हां दोस्तों, पहले का सिस्टम समझ ही नहीं आता था कई कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, कि उनकी टेबल है कैसी। लेकिन 7 सीपीसी में उन्हें पे मैट्रिक्स सिस्टम समझ में आने लगा, लेवल समझ में आने लगे। मतलब कुछ चीजों को यहां पे आसान बना दिया गवर्नमेंट ने पे मैट्रिक्स को लागू करके, क्योंकि एक ही टेबल में सब कुछ दे दिया। बेसिक पे इंक्लूड कर दी, पे लेवल दे दिए 1 से लेके 18 तक, सब कुछ एक ही टेबल में एडजस्ट कर दिया। यानी कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स को थोड़ा आसान बनाया गया, जैसे कि सरल बनाया, पारदर्शी बनाया, ट्रांसपेरेंस बनाया और समझने में आसान बना दिया। अब उम्मीद यही लगाई जाती है कि 8 सीपीसी में और भी चीजों को आसान बना दिया जाए, आपकी पे को आसान बना दिया जाए समझने के लिए। अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है। अब दोस्तों एक यहां पे एक टेबल समझाई है 8th पे कमीशन की। हालांकि इसमें डिमांड्स रखी हैं संगठनों ने कि 8 सीपीसी में वेतन आयोग से क्या मांगा गया है, सरकार से क्या मांगा गया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए की एक्सपेक्टेशन है, की एक्सपेक्टेशन है जो संगठनों ने मांगी है वेतन आयोग से। मतलब क्या चाहिए हमें 8वें वेतन आयोग से? हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर चाहिए, हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर चाहिए महंगाई को देखते हुए। रिवाइज पे मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स दी गई उसी की जैसी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स दी जाए, लेकिन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लगाकर, मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर लगाकर। फिर बेटर अलाउंसेस, भत्तों को और अच्छा बनाया जाए। फिर स्ट्रॉन्गर फ्यूचर सिक्योरिटी, आगे के लिए सुरक्षित पेंशन करी जाए पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन सुरक्षित हो 8वें वेतन आयोग में। स्ट्रॉन्गर बेसिक पे, बेटर इन फ्यूचर, जो पे स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पे का स्ट्रक्चर है वो मजबूत बनाया जाए। एक्सपेक्टेड हाइक इन बेसिक पे पहुंचाई जाए 18,000 से बढ़ाकर 54,000 या फिर 59,000 के आसपास, 70,000 के आसपास। फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3 से ऊपर का, 3.00 या फिर 3.83 का। यह डिमांड है संगठनों की, यह डिमांड करी गई है। ए बेटर सैलरी स्ट्रक्चर टुडे, ए सिक्योर टुमारो। जी हां दोस्तों, जब आपका सैलरी स्ट्रक्चर अभी मजबूत होगा तो फिर वो आगे के लिए भी सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली रिपोर्ट तो ये थी। अब अगली रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा 8वें वेतन आयोग में क्यों महत्वपूर्ण होगा पे मैट्रिक्स। अब पे मैट्रिक्स हमें क्यों चाहिए 8वें वेतन आयोग में, जरा ये भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स ही 8वें वेतन आयोग के लिए सबसे बड़ा आधार बनेगा। जी हां दोस्तों, जो अभी आप 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार अपनी पे ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, चाहे कर्मचारी ले रहे हो या फिर पेंशनर्स ले रहे हो, तो वही आधार बनेगा 8th
सीपीसी में, 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, यानी उसे भी रिवाइज करा जाएगा 8 सीपीसी में। यदि आयोग मौजूदा मैट्रिक्स में सुधार करता है तो इसका प्रभाव केवल शुरुआती वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। इससे कर्मचारियों की भविष्य की वेतन वृद्धि, प्रमोशन के बाद मिलने वाला लाभ, विभिन्न भत्तों की गणना और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी असर पड़ेगा। जी हां दोस्तों, जो पे मैट्रिक्स है उसी के आधार पर सारी चीजें तय हो पाएंगी, क्योंकि उसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे एक एक लेवल वाइज आपकी पे को बढ़ाया जाएगा। अब डिमांड करिए कि जो 3% का एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है उसको हटाकर 6% का दिया जाए, 5% का दिया जाए। तो दोस्तों इससे होगा क्या? भत्तों पर असर पड़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पेंशन बढ़ेगी, सब चीजें बढ़ जाएंगी। यही डिमांड करी है। यही कारण है कि इस बार सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर दोनों को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब पे मैट्रिक्स के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पे मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। पेंशनर्स की पेंशन को डिसाइड करने के लिए फिटमेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बेसिक पे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। केवल शुरुआती सैलरी हाइक पर्याप्त नहीं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने यह साबित कर दिया कि अच्छी वेतन संरचना का लाभ न सिर्फ तात्कालिक रूप से मिलता है बल्कि इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जी हां दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी रिटायर हुआ तो उसको 7 सीपीसी के हिसाब से उसकी बेसिक पे तय कर दी। जब तक वो जॉब में है, जब तक उसको सैलरी मिलेगी उसकी बेसिक के आधार पे, और उसी बेसिक पे उसको सालाना इंक्रीमेंट दिया जाएगा। बीच में उसको एमएससीपी मिल गई या फिर प्रमोशन मिल गया तो दोस्तों फिर वो एक नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा, यानी उसका प्रभाव आगे आने वाले समय तक पड़ेगा, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता या फिर रिटायरमेंट के बाद जब तक वो पेंशन लेता है। यानी छोटे समय का ये प्रभाव नहीं है, लंबे समय का प्रभाव है, क्योंकि बेसिक पे आपकी रिवाइज होती रहेगी। बेसिक पे कोई रुकने वाली सिस्टम नहीं है, एक जगह फिक्स हो गई वैसा नहीं है, वो आगे हमेशा रिवाइज होती रहती है, जिससे आपकी पेंशन भी फिर बढ़ती है। शुरुआती वेतन वृद्धि भले ही आकर्षक लगे, लेकिन वास्तविक फायदा तब तक मिलता है जब प्रमोशन, वार्षिक इंक्रीमेंट और भविष्य की वेतन गणना एक मजबूत ढांचे पर आधारित हो। जी हां दोस्तों, इन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया है। प्रमोशन के बारे में, यह भी आपकी बेसिक पे पे डिपेंड है। वार्षिक इंक्रीमेंट, यह भी बेसिक पे पे दिया जाता है। फिर भविष्य की वेतन गणना, यह भी बेसिक पे के आधार पर ही होती है। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पेंशन को डिसाइड करने के लिए, आपकी पे को रिवाइज करने के लिए। इसलिए कर्मचारी संगठनों की नजर इस बार केवल फिटमेंट फैक्टर पे नहीं बल्कि पूरे सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर पे है। जी हां दोस्तों, सब कुछ बदलेगा, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा 8th सीपीसी में। इसलिए सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, पेंशन स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है? प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम जरूरी। जी हां दोस्तों, प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है 8 सीपीसी में। अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है। 7वें वेतन आयोग ने यह भी साबित किया कि एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज वेतन प्रणाली कर्मचारी और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होती है। पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद पे फिक्सेशन की जटिलताएं काफी कम हुई हैं। जी हां दोस्तों, पहले पेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन 7 सीपीसी में प्रॉब्लम रही, अभी तक हटी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक प्रॉब्लम को घटाया गया, कुछ हद तक प्रॉब्लम कम हुई, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ भी गई। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं हमारे जवानों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ। सिविल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है पेंशन में। जी हां दोस्तों, मैं तो खुद सिविल के एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं। हमारे कर्मचारियों की, पेंशनर्स की पेंशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डिफेंस की पेंशन में प्रॉब्लम है। यह बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं जब से मैंने डिफेंस की पेंशन को संभाला है। जी हां दोस्तों, जब से मैं डिफेंस की पेंशन को देख रहा हूं, अगर मैं कंपेयर करूं एक सिविल की पेंशन का और एक डिफेंस की पेंशन का,
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेंशन में वो है डिफेंस की पेंशन में, जो हमारे पूर्व सैनिकों को पेंशन दी जा रही है, चाहे वो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन दी जा रही हो या फिर ओआरओपी की पेंशन दी जा रही हो। तो सिविल में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डिफेंस में है। ये तो मैं आए दिन देखता रहता हूं और अभी तक वो प्रॉब्लम सुधरी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से खुद भी जानते हैं अगर आप पूर्व सैनिक हैं या फिर जवान हैं। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे यहां पे मैट्रिक्स लागू होने के बाद पे फिक्सेशन की जटिलताएं कम हुई है। अलग अलग विभागों में वेतन निर्धारण अधिक पारदर्शी हुआ है और कर्मचारियों के बीच समानता भी बढ़ी है। अब इनका कहना है कि जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है, अब उस पे मैट्रिक्स ने पेंशन फिक्सेशन, पे फिक्सेशन की जटिलताओं को, कठिनाइयों को कम कर दिया। यही मॉडल अब 8वें वेतन आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ने पे फिक्सेशन की जटिलताओं को कम कर दिया, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स भी पेंशन की विसंगतियों को दूर करेगी। जो जटिलताएं हैं पे फिक्सेशन में, वो जटिलताएं कम होंगी, कठिनाइयां कम होंगी, ऐसा इनका कहना है। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती। आगामी बैठकों में आयोग के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। एक तरफ कर्मचारी संगठन बेहतर फिटमेंट फैक्टर और अधिक वेतन वृद्धि और बेहतर पेंशन लाभ की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वेतन आयोग को सरकार की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों में संतुलन भी कायम रखना होगा। जी हां दोस्तों, वेतन आयोग को एक स्टेबल सिफारिशें देनी होगी पेंशन स्ट्रक्चर की, पे स्ट्रक्चर की, फिटमेंट फैक्टर की, ताकि सरकार पे आर्थिक दबाव ना पड़े। यानी एक संतुलन बनाना पड़ेगा, संतुलन वाली सिफारिशें देनी पड़ेगी वेतन आयोग को, ताकि सरकार पे कोई आर्थिक बोझ ना पड़े, कोई राजकोषीय दबाव ना पड़े। यही इसमें लिखा है। यानी अनुशासन के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, राजकोषीय अनुशासन को देखते हुए, बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिफारिश बनानी होगी 8 सीपीसी की, जिसमें फिटमेंट फैक्टर होगा, पे मैट्रिक्स होगी, वेतन का स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ होगा। फिर क्या लिखा है, इसी संतुलन के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। फिर क्या लिखा है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या मतलब है। यदि 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने के बजाय पूरी वेतन संरचना को और मजबूत बनाना है या फिर मजबूत बनाता है पे स्ट्रक्चर को, पेंशन स्ट्रक्चर को, तो इसका लाभ कर्मचारियों को वर्षों तक मिलेगा। यानी 10 साल तक तो आप मान के चलिए कि उसी के आधार पे आपको बढ़ी हुई पे मिलेगी, जो 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स होगी, पे स्ट्रक्चर होगा। बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर का सीधा असर वार्षिक इंक्रीमेंट, प्रमोशन, भत्तों, पेंशन और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पे पड़ेगा। यानी 8 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स होगी, पेंशन का स्ट्रक्चर होगा, पे स्ट्रक्चर होगा, सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उसका असर एनुअल इंक्रीमेंट पर, प्रमोशन पर, भत्तों पर, पेंशन पर और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पे पड़ेगा। यही वजह है कि इस बार चर्चा केवल सैलरी हाइक कितनी होगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब पर इसकी निगाहें टिकी हुई है। यह सवाल कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल तत्काल वेतन वृद्धि तय नहीं करेंगी, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय, करियर ग्रोथ और वित्तीय सुरक्षा की दिशा भी निर्धारित करेगी। जी हां दोस्तों, आपका जीवन यापन कैसा होने वाला है, आप किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे पेंशन के मामले में, सैलरी के मामले में, ये सब कुछ डिपेंड करेगा वेतन वृद्धि पर, सैलरी स्ट्रक्चर पे, पेंशन स्ट्रक्चर पे आगे आने वाले टाइम में। फिर क्या लिखा है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ पे मैट्रिक्स और सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर पर होने वाले फैसले सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही,
लेकिन साथ ही साथ पे मैट्रिक्स सिस्टम और सैलरी रिवीजन स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले महीनों में आयोग की बैठकों से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, इस पर आगे और डिस्कशन किया जाएगा और बातें बताई जाएंगी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, पेंशन स्ट्रक्चर के बारे में, और जो भी नई बातें बताई जाएंगी उस पर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा आगे आने वाले दिनों में या फिर महीनों में। तो दोस्तों, ये कुछ रिपोर्ट थी पेंशन स्ट्रक्चर के बारे में, पे स्ट्रक्चर के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में और पे मैट्रिक्स के बारे में। सारी जानकारी मैंने आपको ये नई जानकारियां दी है। कुछ जानकारियां मैंने आपको पुराने पे कमीशन के बारे में भी दी है कि पुराने पे कमीशन में पे मैट्रिक्स था, नहीं था, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे था, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। कोई नई रिपोर्ट आएगी तो मैं उस पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। जब तक के लिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।